इंट्रो। बोलता मुर्दा, एक सत्य घटना से प्रेरित। गांव का माहौल सर्द था, अंधेरा घिर चुका था और हर तरफ एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। मंदिर की घंटियों और दूर कहीं सियारों की आवाज के अलावा सब कुछ थमा हुआ लग रहा था। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग लोग हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और पास के घरों से लैंप की धीमी रोशनी झांक रही थी। इसी बीच गांव के कच्चे रास्ते पर एक परछाई उभरी। सफर की थकान से चूर एक व्यक्ति अपने घर की ओर बढ़ रहा था। यह धर्मेंद्र था, जो कई महीनों बाद विदेश से लौटा था। वह बेसब्री से अपने घर पहुंचने और अपनों से मिलने को तरस रहा था। पर जैसे ही उसने चौपाल के पास से गुजरते हुए वहां बैठे बुजुर्गों को नमस्ते की, एक अजीब सन्नाटा छा गया। भूत! अरे ये तो धर्मेंद्र का भूत है, एक बुजुर्ग कांपते हुए चीख पड़ा। धर्मेंद्र अवाक खड़ा था। यह क्या मजाक था? उसे समझ नहीं आया कि लोग उसे देखकर इस तरह क्यों डर रहे थे। वह हंसते हुए बोला, अरे काका, मैं भूत नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, आपका धर्मेंद्र। लेकिन बुजुर्ग जमीन पर गिरते गिरते बचा। मुर्दा कभी वापस नहीं आते, यह कहते हुए वह कांपते हुए अपने घर के अंदर भाग गया। धर्मेंद्र के कदम ठिठक गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पूरे गांव में लोग उसे देखकर डर रहे थे। कोई उसे भूत कह रहा था तो कोई मुर्दा। यह कैसा मजाक था? धर्मेंद्र के मन में सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। क्या यह किसी गलतफहमी का नतीजा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? धर्मेंद्र के घर पहुंचने से पहले ही यह रात उसके लिए एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। ये कहानी एक सत्य घटना से प्रेरित है। राम राम काका, क्या हाल चाल है? एक चारपाई पर बैठे एक बुजुर्ग हुक्का पी रहे थे कि तभी एक आवाज उनक कानों में पड़ी। उन्होंने अपनी गर्दन उठाकर देखा तो उनके पसीने छूट गए। भू ता, अरे धर्मेंद्र का भूत! उस आवाज वाले शख्स को देखते ही बुजुर्ग के होश उड़ गए। अरे ये क्या कह रहे हो काका, मैं कोई भूत नहीं हूँ, आपका धर्मेंद्र हूँ, जीता जागता धर्मेंद्र। वह शख्स मुस्कुराते हुए खुद को धर्मेंद्र बताता है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? मुर्दा भी कभी जिंदा होते हैं क्या? हे भगवान, अब मुर्दे भी बोलने लगे। वह बुजुर्ग डरकर पीछे हटते हुए कहते हैं। वह शख्स मतलब धर्मेंद्र यह सब सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। इतने में घर के अंदर से एक बुजुर्ग महिला आती है। वह भी धर्मेंद्र को देखते ही भूत भूत कहकर बेहोश होकर गिर जाती है। धर्मेंद्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह आगे अपने घर की तरफ चलता है। रास्ते में भी सब लोग उसे देखकर ऐसे ही डर रहे थे। वह बहुत ही परेशान था कि उसे भूत कहकर क्यों बुला रहे हैं। अपने घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक महिला ने खोला। वह उस औरत को देखकर चौंक गया और पूछ बैठा, आप कौन? विजेंद्र भैया कहाँ है? कौन विजेंद्र भैया? यह घर तो हमारा है, वह महिला जवाब देती है। ये क्या कह रही है आप? ये तो मेरा और विजेंद्र भैया का घर है। मेरे भैया अपने परिवार के साथ रहते हैं यहाँ पर। धर्मेंद्र बहुत ही हैरान होकर कहता है। अजी रहते हैं, नहीं रहते थे। 6 महीने पहले ये घर हमें बेचकर वह कहीं और चले गए हैं। अंदर से एक आदमी आकर धर्मेंद्र को जवाब देता है। ये क्या कह रहे हैं आप? कहाँ चले गए? उस आदमी की बात सुनकर धर्मेंद्र परेशान हो जाता है। भाई, वो मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि अब ये घर मेरा है। यह कहकर वह दरवाजा बंद कर देता है। वह वहां से निकलकर वह सीधा अपने दोस्त कुशल के घर जाता है। कुशल अपने बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा होता है। तभी धर्मेंद्र उसके सामने से अखबार हटाकर बोलता है, ओए मेरे यार, कैसा है तू? कुशल भी उसे देखकर भूत भूत कहकर पीछे हटने लगता है। अरे सबको आखिर हो क्या गया है?
मैं कोई भूत नहीं हूँ, कोई मुर्दा नहीं हूँ जो बोलने लगा हूँ। जीता जागता धर्मेंद्र हूँ, तेरे बचपन का दोस्त। देख देख जरा मुझे हाथ लगाकर। धर्मेंद्र जबरदस्ती कुशल का हाथ उठाकर अपने चेहरे पर लगाता है। जब धर्मेंद्र ऐसा करता है तो कुशल को यकीन हो जाता है कि सामने खड़ा इंसान कोई बोलता हुआ मुर्दा नहीं, कोई भूत नहीं, बल्कि धर्मेंद्र ही है। वह रोते हुए धर्मेंद्र के गले लग जाता है। धर्मेंद्र, मेरे दोस्त, कहाँ था तू अब तक? कहाँ चला गया था तू? अरे भाई, सबको आखिर हुआ क्या है जो सब मुझे भूत समझ रही हैं? विजेंद्र भैया ने तुम सबको बताया नहीं क्या कि कंपनी ने मुझे 6 महीने के लिए विदेश भेजा था। अभी पिछले हफ्ते ही मैं वापस आया और आज ही सबसे मिलने गांव चला आया। लेकिन यहाँ तो सब मुझे देखकर ऐसे डर रहे हैं जैसे कोई मुर्दा उनके सामने खड़ा होकर बोल रहा हो। और भैया ने भी हमारा घर बेच दिया, वो भी मुझे बिना बताए, और अब जाने कहाँ रह रहे हैं। तुझे तो पता होगा ना भैया कहाँ रह रहे हैं? धर्मेंद्र एक ही सांस में बोलता चला गया। ये क्या कह रहा है तू धर्मेंद्र? विजेंद्र भैया ने तो कहा था कि शहर में तेरा एक्सीडेंट हो गया और तू। हाँ मैं क्या? यही कि तू उस एक्सीडेंट में मारा गया। क्या? कुशल उसे कहता है। हाँ धर्मेंद्र, विजेंद्र भैया ने तो यही कहा था कि तुम उस एक्सीडेंट में मारे गए। क्या हुआ था कुशल? मुझे खुलकर बताओ। हैरान परेशान धर्मेंद्र कुशल से जोर देकर पूछता है। कुशल बताना शुरू करता है। कुछ महीने पहले। अरे ये क्या हो गया? हम तो लुट गया, बर्बाद हो गए। अरे हमारा धर्मेंद्र हमें छोड़कर चला गया। तुम्हारे घर से विजेंद्र भैया और भाभी के तेज तेज रोने की आवाज आ रही थी। हम सभी पड़ोसी उनका रोना सुनकर भागे भागे गए तो पता चला तुम वहीं शहर में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए हो। भैया को ऐसा किसने कहा होगा? भैया को तो पता था कि मैं विदेश गया हूँ। उसके बाद मेरी लाश, मेरा मतलब कोई लाश तो गांव आई होगी ना। किसी का अंतिम संस्कार तो हुआ होगा। तब किसी को पता नहीं चला क्या कि वह मेरी लाश नहीं है। विजेंद्र भैया अपने एक दोस्त के साथ शहर गए थे तुम्हारा शव लेने, लेकिन जब लौटे तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा शव इतनी बुरी हालत में था कि पहचान में भी नहीं आ रहा था और उसे गांव नहीं लाया जा सकता था और इसलिए अंतिम संस्कार शहर में ही कर दिया गया। कुशल ने धर्मेंद्र को पूरी बात बताई। मतलब कि भैया ने किसी और का शव मेरा समझकर जला दिया और मुझे मरा हुआ समझ बैठे। बेचारे भैया, क्या बीती होगी उन पर। मैं कुछ महीने के लिए विदेश क्या गया, मेरे पीछे क्या से क्या हो गया। धर्मेंद्र दोनों हाथों से अपना मुहर ढककर पास पड़ी चारपाई पर बैठकर रोने लगता है। कुशल अंदर से जाकर धर्मेंद्र के लिए पानी लाता है और उसे देता है। पानी पीकर धर्मेंद्र थोड़ा शांत होता है और फिर कुशल से आगे पूछता है। लेकिन कुशल, भैया ने घर क्यों बेच दिया? आखिर कहाँ चले गए वे? भैया ने नया घर कहाँ लिया है, तुझे तो पता होगा ना। तुम्हारे जाने की खबर के बाद से ही विजेंद्र भैया बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। ना ढंग से खाते थे ना पीते थे। भाभी भी बहुत परेशान रहने लगी थी विजेंद्र भैया को लेकर। कुशल ने धर्मेंद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बताना शुरू किया। क्या भैया की हालत ऐसी हो गई थी? देखा कुशल, मेरे भैया मुझसे कितना प्यार करते हैं। तुम सब कहते थे कि भैया मुझसे दाह रखते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते। लेकिन मैं हमेशा कहता था कि भले ही विजेंद्र भैया मेरे सौतेले भाई है, लेकिन वो मुझसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं। धर्मेंद्र की आंखों से फिर से पानी बहने लगा। फिर क्या हुआ कुशल? उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपनी आंखों को पोंछते हुए पूछा। विजेंद्र भैया की ऐसी हालत देखकर भाभी ने भैया से घर बदलने के लिए कहा, जिससे नए घर में, नए माहौल में भैया तुम्हारी यादों को भुला सके और पहले की तरह रहने लगे। इसलिए वे लोग ये घर बेचकर कहीं और चले गए। कुशल अपनी बात पूरी करता है। कहीं और चले गए मतलब तुझे नहीं पता कि भैया भाभी कहाँ चले गए?
धर्मेंद्र हैरान होकर पूछता है। नहीं धर्मेंद्र भाई, मुझे क्या गांव में किसी को भी नहीं पता कि भैया कहाँ चले गए। लेकिन अब तू आ गया है तो हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि भैया भाभी कहाँ गए हैं। तुम्हारी वजह से वे लोग कितने परेशान थे, जब तुमसे मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे सब। कुशल धर्मेंद्र को सांत्वना देता है। लेकिन ऐसे कैसे किसी को बिना बताए चले गए? अरे पुस्तैनी गांव है हमारा, पुस्तैनी जमीन है यहाँ हमारी, किसी को तो बताकर जाना चाहिए था ना। धर्मेंद्र चारपाई से उठकर खड़ा हो जाता है। उसे बड़ी हैरानी हुई कि भैया भाभी बिना अपना नया पता बताए गांव छोड़कर चले गए। धर्मेंद्र, पुस्तैनी जमीन है नहीं थी, भैया ने वो जमीन भी बेच दी। कुशल धीमे धीमे धर्मेंद्र को बताता है, क्योंकि वह जानता था कि धर्मेंद्र को इस बात का बहुत झटका लगने वाला है। और सच में ये बात धर्मेंद्र के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। पुस्तैनी जमीन जिस पर उसका और विजेंद्र दोनों का बराबर बराबर हक था और जिसकी कीमत लाखों में थी, वह बिक चुकी थी। उसका घर भी बिक चुका था। कुशल की सारी बात सुनकर धर्मेंद्र के पैरों तले जमीन सरक गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह कुशल को बोलता है, पर कुशल भैया उस जमीन को और घर को बिना मेरी मर्जी के कैसे बेच सकते हैं? आखिर मैं तो बराबर का हिस्सेदार था ना उस घर और जमीन का। बिना मेरी अनुमति के तो घर और जमीन बिक ही नहीं सकता था ना। अरे भाई, तू तो मर चुका है ना दुनिया की नजरों में। और जब तू दुनिया की नजरों में मर चुका तो सरकारी कागजों में भी तो मर चुका, और मरे हुए आदमी की कैसी अनुमति? तेरा और कोई वारिस तो है नहीं, तो तेरे मरने के बाद उस घर और जमीन पर विजेंद्र भैया का कानूनन अधिकार अपने आप बैठ गया और उसी अधिकार से उन्होंने घर और जमीन बेच दी। कुशल उसे समझाते हुए कहता है। धर्मेंद्र अभी भी दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढके बैठा था और सिसक रहा था। एक ही दिन में उसकी दुनिया ही बदल गई थी। कहाँ वह खुशी खुशी गांव आया था अपनों से मिलने, और यहाँ आकर उसे पता चलता है कि अपनों की नजरों में, दुनिया की नजरों में तो वह मर चुका था। उसका घर बार, जमीन सब कुछ बिक चुका था और उसके बड़े भाई की कोई खबर ही नहीं थी। कुशल उसे आगे कहता है, देख धर्मेंद्र, वैसे तो तेरी मौत की खबर के बाद विजेंद्र भैया की हालत बहुत खराब रही, लेकिन ना जाने क्यों मेरा मन कह रहा है कि इस सब के पीछे जरूर कोई साजिश है। ये क्या कह रहे हो तुम? धर्मेंद्र ने एकदम चौंक कर अपने चेहरे से हाथों को हटाया। हाँ, मुझे लगता है कि विजेंद्र भैया तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल खेल गए। कुशल की बात सुनकर धर्मेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कुशल से कहता है, कहना क्या चाह रहे हो तुम? साफ साफ बोलो, ऐसे गोल गोल मत घुमाओ। देखो धर्मेंद्र, मुझे लगता है कि विजेंद्र भैया ने तुम्हारे हिस्से की जमीन जायदाद हड़पने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची है। नहीं तो जमीन जायदाद बेचकर ऐसे गायब थोड़े ना हो जाते। किसी को तो पता देते। उन्हें पता था कि तू जिंदा है और एक दिन वापस आएगा, इसलिए वह गांव छोड़कर चले गए। नहीं कुशल, ये नहीं हो सकता। भैया ऐसा नहीं कर सकते। मुझे भैया पर पूरा यकीन है। किस दुनिया में जी रहा है मेरे भाई? आज के जमाने में रुपए पैसे के लिए सगे भाई ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। फिर विजेंद्र भैया तो सौतेले हैं। कुछ भी हो सकता है भाई, ये कलयुग है कलयुग। तू भले ही लक्ष्मण बनता रहे, जरूरी तो नहीं कि सामने वाला राम बने ही बने। अरे, गांव का कोई लड़का विदेश जाए तो गांव क्या आसपास के 10 गांवों में पता चल जाए, और विजेंद्र भैया ने यह बात पूरे गांव में सबसे छुपा कर रखी। कुशल, मैं तेरी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, और चल अगर मैं तेरी बात मान भी लूँ तो ये बता, आखिर भैया मुझे मरा हुआ कैसे साबित कर सकते हैं? भैया, पैसे के बल पर कुछ भी हो सकता है। पैसा फेंक तमाशा देख, आजकल यही तो हो रहा है। चल मैं भी मान लेता हूँ कि भैया ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, तो तू फिर इतना परेशान क्यों हो रहा है?
अगर भैया के मन में कोई खोट नहीं है तो जब भैया को पता चलेगा कि तू सही सलामत है तो वह खुद ही तेरा हिस्सा तुझे लौटा देंगे। देख लेना ऐसा ही होगा, लेकिन अभी भैया का पता कैसे लगाएं? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। कुशल कुछ सोचते हुए बोला। थोड़ी देर सोचने के बाद कुशल फिर बोला, एक शख्स है जिससे हमें पता चल सकता है कि भैया कहाँ है और तेरी जगह किसकी लाश मिली थी, क्या हुआ था शहर जाकर। कौन है वो, जल्दी बता। धर्मेंद्र के चेहरे पर थोड़ी चमक आ गई और वह अधीर सा होते हुए बोला, वही जो भैया के साथ उस दिन शहर गया था। क्या नाम था उसका? हाँ, याद कर, बता। अरे वही जो पड़ोस के गांव का है और वही शहर में रहकर ही नौकरी कर रहा है, जिसके साथ तू कई बार शहर भी आया गया है। कौन? राकेश। हाँ, राकेश ही उस दिन भैया के साथ गया था तेरा शव लेने। उसे जरूर सब सच्चाई मालूम होगी। हाँ, तो फिर चलते हैं अभी। धर्मेंद्र एकदम चलने के लिए तैयार हो गया। अभी नहीं, कल सुबह चलेंगे। आज अभी बहुत देर हो गई है, तू भी थका हुआ होगा। तेरी भाभी तो मायके गई हुई है, मैं बाजार से कुछ खाने को लाता हूँ। अभी तू आराम कर। कुशल उसे अभी जाने से मना कर देता है। कुशल बाजार से जाकर खाना ले आता है। कुशल और धर्मेंद्र दोनों साथ में खाना खाते हैं। रात होने को आ गई थी तो दोनों जाकर सो जाते हैं। धर्मेंद्र की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सही है और कौन गलत। उसका दिमाग कुशल की बात मानने को कह रहा था तो दिल अपने बड़े भाई पर शक करने से इनकार कर रहा था। दिल और दिमाग के इसी द्वंद के बीच ना जाने कब उसकी आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठकर कुशल धर्मेंद्र से पूछता है कि क्या उसे राकेश का शहर का पता मालूम है, जिस पर धर्मेंद्र इनकार कर देता है लेकिन कहता है कि उसे उसका गांव वाला घर पता है। दोनों मिलकर राकेश के गांव जाने की योजना बनाते हैं। कुशल धर्मेंद्र से कहता है, धर्मेंद्र, राकेश के घर जाकर मैं ही उसके बारे में मालूम करूंगा। तुम अभी किसी के भी सामने जाने से ज्यादा बचो। लेकिन क्यों कुशल, मैं सबसे मुहर क्यों छिपाता फिरूं? धर्मेंद्र को कुशल की बात पसंद नहीं आती। देख धर्मेंद्र, अभी तू गांव वालों की नजर में मर चुका है और अगर गांव में कोई तुझे देखेगा तो यही सोचेगा कि ये मुर्दा कब से जिंदा होकर बोलने लगा। डर जाएंगे सब तुझे भूत समझकर। बेचारे गांव वालों पर रहम कर भाई, एक आध टपक पड़ेगा तुझे देखकर। यह कहकर कुशल हंसने लगता है। आजा, सबसे पहले तुझे ही ठीक बताता हूँ। यह कहकर धर्मेंद्र कुशल के पीछे डरावनी आवाज निकालकर भागता है और उसे पकड़ लेता है। दोनों अपना पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। थोड़ा शांत होकर कुशल धर्मेंद्र से कहता है, जब तक मैं न कहूँ तो किसी के भी सामने नहीं जाएगा। जब तक विजेंद्र भैया का पता न चल जाए तो दुनिया की नजरों में मरा हुआ ही रहेगा। तेरी मौत का नाटक तभी खत्म होगा जब तू विजेंद्र भैया के सामने होगा। अभी तू मुझे राकेश का पता बता और मैं वहां जाकर उसे देखता हूँ। कुशल की बात अब धर्मेंद्र की समझ में आ चुकी थी। वह राकेश का पता कुशल को बता देता है और कुशल तुरंत ही राकेश के गांव के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वह गांव वालों से पूछते पूछते राकेश के घर पहुंच जाता है। वहां बाहर एक बुजुर्ग महिला उपले पात रही थी। कुशल वहां जाकर पूछता है, राकेश का घर यही है क्या? हाँ छोरे, यही है राकेश का घर। के काम था? वो बुजुर्ग महिला कुशल को जवाब देती है, ताई, वो राकेश घर पर हो तो बुला दीजिए। वो तो ना है घर पे, वो तो शहर में रहत है। तो ताई, उसका शहर का पता बता दो। क्यों रे, के काम है, मारे को ही बता दे। जब आवेगो तो बता दूंगी। ताई, जरूरी काम था, कुछ जरूरी कागज देने थे उसे। उसने कुछ कागज मंगाए थे कहीं से और कहा था मैं घर पर ना मिलूं तो शहर का पता घर से ले लेना और वहीं देने आ जाना। ऐसा कहा था राकेश ने। चल ठीक है,
तू बैठ इधर खटिया पर, मैं अभी ला कर देती हूँ। अरे बहुरिया, जरा एक गिलास लस्सी तो पकड़ा बाहर। यह कहकर वह महिला घर के अंदर चली गई। इतने में अंदर से एक युवती कुशल को लस्सी पकड़ा कर चली गई। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ी औरत एक डायरी हाथ में पकड़े पकड़े बाहर आई। ले छोरे, उसका एड्रेस इसमें लिखा है, ले लिख ले। कुशल जल्दी जल्दी उस डायरी में से राकेश का पता लिख लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया ताई। जीतते रह छोरे। और कुशल बूढ़ी औरत के पैर छूकर वहां से निकल लेता है। वहां से निकलकर वह सीधा अपने घर पहुंचा और धर्मेंद्र को सारी बात बताता है। धर्मेंद्र तुरंत ही उसे शहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन कुशल किसी तरह से उसे समझा बुझा कर रात को निकलने के लिए मनाता है। कुशल धर्मेंद्र के मन में चल रही उथल पुथल को अच्छे से समझ रहा था। एक जिंदा आदमी दुनिया के लिए मुर्दा बन चुका था, ऐसे में उससे सब्र की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। रात होते ही दोनों बस पकड़कर शहर के लिए निकल लेते हैं। शहर पहुंचकर वह राकेश के पते पर पहुंचते हैं। धर्मेंद्र को राकेश का घर देखकर बड़ी हैरानी होती है कि एक मामूली सी नौकरी वाले राकेश का इतना अच्छा घर। जहां तक उसे पता था, उसके विदेश जाने से पहले तक वह एक कमरे के छोटे से मकान में रहता था। वहां पहुंचकर कुशल धर्मेंद्र को दरवाजा खटखटाने को कहता है और खुद ओट में छुप जाता है। धर्मेंद्र राकेश के घर का दरवाजा खटखटाता है। 2 मिनट बाद धीरे धीरे घर का दरवाजा खुलता है और राकेश और धर्मेंद्र दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों की नजर एक दूसरे से टकराई। एक बार को तो धर्मेंद्र स्तब्ध रह गया, लेकिन अगले ही पल वह दरवाजा बंद करने लगा। इतने में फुर्ती से कुशल आया और राकेश का दरवाजा बंद करने से पहले ही उसे धक्का दे अंदर घुस गया। धर्मेंद्र भी कुशल के पीछे पीछे राकेश के घर के अंदर चल दिया। कुशल जमीन पर गिरे हुए राकेश को उसका गिरेबान पकड़कर उठाता है और एक थप्पड़ मार कर पूछता है, दरवाजा क्यों बंद कर रहा था? आखिर ऐसा क्या देख लिया था जो इस तरह भागकर अंदर आ रहे थे? वो धर्मेंद्र को देखकर डर गया था। क्यों डर गया था? धर्मेंद्र को देखकर भूत समझ लिया था या पता था कि ये धर्मेंद्र का भूत नहीं, सच में धर्मेंद्र है, इसलिए डर रहा था कि तेरी पोल खुल जाएगी। कुशल अब की बार राकेश के दूसरे गाल पर थप्पड़ मारता है। राकेश दूर जाकर गिरता है। कुशल का डील डोल देखकर राकेश की हिम्मत ही नहीं थी मुकाबला करने की। आखिर कुशल अपने गांव का पहलवान जो था। अब धर्मेंद्र भी राकेश से सवाल पूछता है, राकेश, मैं तो विदेश गया था तो मेरे पीछे क्या हुआ? मेरी मौत की खबर मिलने के बाद जब तुम और भैया मेरी लाश लेने तुम शहर आए थे तो क्या हुआ था? बता राकेश, बता। राकेश कहता है, वो मुझे कुछ नहीं मालूम, सब कुछ विजेंद्र को ही पता है। मैं तो उसके साथ पुलिस स्टेशन गया था, वहां से हम अस्पताल गए मोर्चरी में लाश पहचानने के लिए। विजेंद्र ने ही लाश की पहचान की थी और फिर यहीं शहर में संस्कार कर दिया था। कौन से पुलिस स्टेशन गए थे? हमें लेकर चलो वहां। धर्मेंद्र और कुशल एक साथ बोल पड़े। वो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा स्टेशन था। तुम थोड़ी देर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय पानी का इंतजाम करता हूँ। इतना क्या पता मुझे स्टेशन भी याद आ जाए। यह कहकर वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई चालाकी नहीं चल पाती। अब की बार धर्मेंद्र उसको पकड़कर 1-2 थप्पड़ रसीद कर देता है। तूने हमें पागल समझा है क्या? तेरी कोई चालाकी नहीं चलने वाली, अब चुपचाप सब कुछ बता सा। 1-2 थप्पड़ में ही राकेश की हालत खराब हो गई थी। जब राकेश कोई जवाब नहीं देता तो कुशल दोबारा जाकर उसका गिरेबान पकड़कर उठाता है। ये ऐसे जवाब नहीं देगा धर्मेंद्र, इसे सब मालूम है, नहीं तो यह तुम्हें देखकर ऐसे दरवाजा नहीं बंद करता और अब ऐसे फिर बचकर निकलने की कोशिश नहीं करता। वह मुट्ठी बंद कर उसकी तरफ मारने के लिए ही हाथ करता है कि बताता हूँ। राकेश हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला,
उसकी बात सुनकर कुशल अपना हाथ रोक लेता है और कहता है, हाँ तो बता फिर क्या हुआ था। राकेश बताना शुरू करता है। कुशल और धर्मेंद्र कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और राकेश को भी एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहते हैं। राकेश के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वह डरते डरते कुर्सी सरकाता है और धीरे से बैठ जाता है। अपने माथे पर आया पसीना पोंछ राकेश उन दोनों को बताता है, तुम तो जानते ही हो कि विजेंद्र और मैं बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं और अक्सर उसका मेरे गांव चक्कर लगता रहता था। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। वह मुझे अपने मन तन की सारी बात बताने लगा था। उसी से मुझे पता चला था कि तुम और विजेंद्र सगे भाई नहीं हो, तुम उसके सौतेले भाई हो। इसी वजह से वह तुमसे बहुत चिढ़ता था। वह कहता था कि उसकी माँ के जाने के बाद अपने पिता का जो प्यार उसे मिलना चाहिए था वह तुम्हें और तुम्हारी माँ को मिला। ना उसके पिताजी दूसरी शादी करते और ना तुम दुनिया में आते तो ना उसके पिता का प्यार बंटता और ना ही जमीन जायदाद। वह अकेले ही पूरी पुश्तैनी संपत्ति का मालिक होता। एक हादसे में जब तुम्हारे माँ और पिताजी दोनों चल बसे और तुम सिर्फ घायल हुए, तब उसने अपनी किस्मत को बहुत कोसा कि तुम भी उसी हादसे में खत्म क्यों नहीं हो गए। वह बहुत नफरत करता है तुमसे। इतना कहकर उसने डरते डरते कुशल और धर्मेंद्र से पूछा, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? कुशल के हाँ कहने पर वह पानी पीने के लिए उठ जाता है। उधर धर्मेंद्र राकेश की बात सुनकर टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच ने उसके विजेंद्र भैया, जिन्हें वह सिर्फ भाई नहीं अपना माँ बाप सब कुछ समझता था, वह उसके लिए बचपन से ही इतनी नफरत पाल कर बैठे थे। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। कुशल उठकर उसे संभालता है, ऐसे कमजोर मत पड़ धर्मेंद्र, अभी तो बहुत कुछ सुनना बाकी है। अपने मन को फौलाद से मजबूत कर, अभी तुझे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। कुशल, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जिन भैया को मैं अपना सब कुछ मानता था वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं सौतेला हूं। धर्मेंद्र, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि आज के समय में कोई किसी का नहीं है। सारे रिश्ते नाते सब धन दौलत के हैं। तू अब तक लक्ष्मण बना रहा और वह रावण। इतने में राकेश पानी पीकर आ जाता है और कुशल उससे आगे की बात बताने को कहता है। राकेश फिर से बताना शुरू करता है, विजेंद्र हमेशा ही सोचा करता कि कैसे तुमसे सारी जमीन जायदाद वह अपने नाम कराए। फिर जब तुमने उसे अपने विदेश जाने की बात बताई तो तुम्हारा हिस्सा हड़पने को उसके दिमाग में कभी कोई तरकीब आती तो कभी कोई। तुम्हारे गांव का लेखपाल सुभाष मेरे ननिहाल का था और उसकी मुझसे अच्छी दोस्ती थी। इसी वजह से उससे मेरा मिलना जुलना हो जाता था। एक बार विजेंद्र का भी मेरे साथ उससे मिलना हुआ था। धीरे धीरे विजेंद्र और वह भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसने जमीन अपने नाम कराने के लिए उससे भी सलाह मशविरा किया। सुभाष ने उससे कहा कि या तो तुमसे कागजात पर दस्तखत करा ले या किसी तरह तुम्हारी मौत दिखाकर चुपचाप झूठा प्रमाण पत्र बनवाकर सारी जायदाद अपने नाम चढ़वा ले। अब वह तुमसे पेपर तो दस्तखत करा नहीं सकता था तो उसका पूरा ध्यान किसी तरह ले देकर दूसरे विकल्प पर ही टिका था। उसने ग्राम पंचायत के सचिव के साथ सांठगांठ करके उसकी जेब गर्म करके तुम्हारा झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए मना लिया। इसी बीच मैं जब गांव गया तो उसने मुझे अपनी पूरी योजना बताई कि कैसे वह तुम्हारे विदेश जाते ही तुम्हारे मरने की खबर फैलाएगा और फिर तुम्हारा झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर सारी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा लेगा और बेचकर गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा, जिससे ना उस पर किसी को कोई भी शक हो और ना ही कोई उस तक पहुंच पाए। उसने मुझसे कहा कि मुझे उसकी इस काम में मदद करनी होगी। पहले मैंने उसे साफ मना कर दिया और समझाया भी कि वह जो भी कर रहा है बहुत गलत है, लेकिन जब उसने मुझे भी रुपयों का लालच दिया तो मैं सोच में पड़ गया।
अपनी मामूली सी नौकरी में मैं बहुत मुश्किल से गुजारा कर पाता था। मुझे लगा मैं मना कहूंगा तो वह किसी और से अपना काम करवा ही लेगा, तो फिर मैं ही क्यों ना कर दूं। बिना कुछ किए धरे जब सिर्फ झूठ बोलने अच्छा खासा पैसा मिल रहा हो तो मुझ जैसे गरीब का ईमान कैसे ना डोले। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन मैं भूल गया था कि झूठ ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। एक ना एक दिन सच्चाई की रोशनी में झूठ की अंधेरी दुनिया का अस्तित्व खत्म हो ही जाता है। मैंने उससे यह भी पूछा कि जब तुम आओगे तो सबको उसके झूठ का पता चल ही जाएगा, तो उसने यही कहा कि उसके गांव में मुझे धर्मेंद्र के सिवा कोई नहीं जानता। जब धर्मेंद्र वापस आएगा तो कोई उसे सच्चाई बता ही नहीं पाएगा। तुम्हारे विदेश जाते ही उसने मुझे गांव आने के लिए चिट्ठी लिखी। मेरे गांव पहुंचते ही विजेंद्र ने गांव में तुम्हारी मौत की खबर फैला दी और गांव वालों को बोल दिया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं जो तुम्हारी मौत की खबर देने शहर से आया हूं। तुम्हारी लाश लाने का नाटक करने के लिए वह मुझे साथ लेकर निकल लिया, जिससे किसी को भी शक ना हो। गांव से निकलकर हम दोनों 2 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। आने के बाद विजेंद्र ने गांव वालों को यकीन दिलाने के लिए तुम्हारे नाम की बाकी सारी क्रिया भी की। फिर पंचायत से तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर सुभाष से कहकर कागजों में जमीन जायदाद अपने नाम करा ली। इससे आगे का तो तुम लोगों को सब पता ही है। इतना बताकर राकेश रोते गिड़गिड़ाते हुए धर्मेंद्र के पैरों में गिर जाता है। धर्मेंद्र, मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैं इस कुकृत्य में भागीदार नहीं बनना चाहता था, लेकिन मेरे लालच ने मुझे अपने वश में कर लिया। राकेश से सारा किस्सा जानने के बाद धर्मेंद्र और कुशल की आंखों में खून उतर आया था। धर्मेंद्र मन में सोच रहा था कि कोई किसी के साथ इतनी घिनौनी चाल चल कैसे सकता है, और लेखपाल और पंचायत सचिव दोनों इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। सरकारी कर्मचारी जनता की सेवा के लिए होते हैं, लेकिन उन जैसे लोगों के भ्रष्टाचार की वजह से पूरा सरकारी महकमे पर बदनुमा दाग लगता है। धर्मेंद्र गुस्से से उबल रहा था। वह राकेश का गिरेबान पकड़ लेता है और फिर धर्मेंद्र राकेश का गला पकड़ लेता है और गुस्से में दांत भींचते हुए कहता है, गलती हो गई, तुझसे गलती हो गई सा। मेरे भाई के साथ मिलकर मुझे मरा हुआ साबित कर दिया और कह रहा है गलती हो गई तेरी तो। कुशल बीच में आकर बड़ी मुश्किल से राकेश के गले पर से धर्मेंद्र की पकड़ ढीली करता है और पकड़ ढीली होते ही राकेश को एक तरफ और धर्मेंद्र को दूसरी तरफ धकियाता है। राकेश खांसते हुए एक तरफ जाकर गिरता है। कुशल धर्मेंद्र को कसकर पकड़कर राकेश के पास जाने से रोकता है। खुद को संभालो धर्मेंद्र, जान से मार दोगे क्या उसे? हाँ, जान से मार दूंगा मैं को। इसने मुझे जीते जी मार दिया तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? मेरे अपने गांव के लोग मुझे मरा समझ बैठे हैं। मुझे देखकर ऐसे डरते हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। मेरा घर, मेरी जमीन सब मुझसे छीन गया और तुम कह रहे हो इसे जाने दूं? धर्मेंद्र अभी भी गुस्से में उबल रहा था। शांत हो जा धर्मेंद्र, शांत हो जा। इसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन सजा देना पुलिस का काम है, तो तू क्यों कानून अपने हाथ में लेकर जेल जाना चाहता है? कुशल ने उसे जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाते हुए कहा। पुलिस की और जेल की बात सुनते ही राकेश की हालत और खराब हो गई। वह झट से उठाकर आया और धर्मेंद्र के पैर पकड़कर रोते हुए बोला, धर्मेंद्र भाई, तुझे जो करना है मेरे साथ कर ले, लेकिन मुझे पुलिस को मत देना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, पत्नी है गांव में, उन लोगों का क्या होगा? मुझे पुलिस में मत देना। और धर्मेंद्र के दोनों हाथ पकड़कर अपने गालों पर थप्पड़ मारने लगा। कुशल ने उसे वहां से उठाया और कहा कि तू विजेंद्र को बेनकाब करने में हमारी मदद करे और हमारी तरफ से गवाही दे तो हम तुझे पुलिस से बचा लेंगे। हाँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। बस तुम लोग मुझे माफ कर दो। राकेश दोनों के आगे हाथ जोड़ता गिड़गिड़ाते हुए बोला। ठीक है, तो हमें अभी के अभी उस विजेंद्र के पास ले चलो। धर्मेंद्र ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा।
अभी बताओ हमें वह गांव छोड़कर कहाँ गया है और लेकर चलो हमें वहाँ। कुशल ने भी राकेश को विजेंद्र के बारे में बताने को कहा। हाँ हाँ, मैं ले चलता हूँ तुम्हें विजेंद्र के पास। और राकेश धर्मेंद्र और कुशल को साथ ले विजेंद्र के पास जाने के लिए निकल जाता है। 3-4 घंटे में वे तीनों विजेंद्र के गांव पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर एक बहुत बड़े 2 मंजिला मकान के पास पहुंचकर राकेश रुक गया और उसने कुशल और धर्मेंद्र से कहा, लो विजेंद्र का घर आ गया। कुशल राकेश के साथ कुछ पीछे ही रुक जाता है और धर्मेंद्र को आगे भेज देता है। धर्मेंद्र जाकर दरवाजा बजाता है। अंदर से विजेंद्र की ही आवाज आई, कौन है? आया भाई आया। 2 मिनट बाद दरवाजा खुलता है। धर्मेंद्र और विजेंद्र एक दूसरे के सामने खड़े थे। धर्मेंद्र को सामने देखकर एक बार को तो विजेंद्र के होश फाख्ता हो गए। उसके मुहर से कोई आवाज ही नहीं निकली। फिर विजेंद्र ने खुद को संभालते हुए कहा, धर्मेंद्र मेरे भाई, कहाँ चला गया था रे तू? अरे सुनती हो, देखो कौन आया है। अपना धर्मेंद्र आया है, जल्दी नीचे आओ। विजेंद्र अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। फिर धर्मेंद्र को कहता है, आ अंदर आना। बाहर क्यों खड़ा है? तभी कुशल राकेश को साथ में लेकर उन दोनों के सामने आ जाता है। उन दोनों को अपने सामने देखकर विजेंद्र की हालत खराब हो जाती है और उसके पसीने टपकने लगते हैं। राम राम विजेंद्र भैया, कैसे हो? कुशल तंज देकर पूछता है। विजेंद्र अपने गमछे से पसीना पोंछते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ। तुम लोग कैसे हो? वैसे भैया, आप धर्मेंद्र का भूत देखकर डरे क्यों नहीं? धर्मेंद्र तो मर चुका है ना। एक मुर्दा आपके सामने बोल रहा है और आपको डर नहीं लग रहा। कुशल ने विजेंद्र के बिल्कुल पास जाकर बोला। विजेंद्र समझ चुका था कि उसका भेद खुल चुका है, इसलिए उसके मुहर में शब्द ही नहीं रहे थे। फिर भी खुद को बचाने के चक्कर में वह लड़खड़ाती हुई ज़बान से बोला, वो मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि यह सब क्या हो रहा है। धर्मेंद्र तो मर चुका था, फिर जिंदा कैसे हो गया? कुशल अपने हाथों से ताली बजाते हुए कहता है, वाह भैया वाह, आपको तो मुंबई चले जाना चाहिए था। कितनी अच्छी नौटंकी करते हैं आप। आपको वहां फिल्मों में काम जरूर मिल जाता। आप तो बेकार यहाँ गांव में रहकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? विजेंद्र चिल्लाते हुए बोला। बकवास वह नहीं तुम कर रहे हो भैया। अब तो तुम्हें भैया कहते हुए भी घिन आ रही है। तुम भाई नहीं, भाई के नाम पर कलंक हो। धर्मेंद्र गुस्से में बोल पड़ा। तुम ये क्या कह रहे हो धर्मेंद्र? जरूर इन लोगों ने तुमसे मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा है। बंद करिए अपना नाटक। अब तुम्हारी ये नौटंकी और नहीं चल सकती। तुम्हारी पूरी पोल खुल चुकी है कि किस तरह तुमने मुझे सारे गांव के सामने सरकारी कागजों में जिंदा ही मार दिया। अब तुम्हारी ये काली करतूत मैं सबको बताऊंगा। धर्मेंद्र गुस्से में बोले जा रहा था। वह तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देता है, आओ गांव वालों आओ, इस विजेंद्र की काली करतूत सुनो। उसे ऐसा चिल्लाते देख विजेंद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींचता है। धर्मेंद्र मेरे भाई, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चल अंदर बैठकर बात करते हैं। विजेंद्र की बात सुनकर कुशल धर्मेंद्र के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए अंदर चलने का इशारा करता है। अंदर जाने के बाद धर्मेंद्र विजेंद्र से कहता है, राकेश हमें सब कुछ बता चुका है, इसलिए तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर लो और मेरे हिस्से का पैसा मुझे लौटा दो। जैसे मुझे मरा हुआ दिखाया है सरकारी कागजों में, वैसे ही जिंदा भी करा दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। विजेंद्र गुस्से में तिरछी निगाहों से राकेश की तरफ देखता है और फिर धर्मेंद्र की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। वैसे भी उस सब पर सिर्फ मेरा और मेरा अधिकार था, तुम्हारा नहीं। विजेंद्र की आवाज में तेजी आ गई थी।
उस पर जितना तुम्हारा अधिकार था उतना मेरा भी, और अपना हिस्सा तो मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। धर्मेंद्र भी उसे सीधे सीधे शब्दों में समझा देता है कि वह चुप बैठने वाला नहीं। कुशल और राकेश भी अपने अपने तरीके से विजेंद्र को धर्मेंद्र की बात मानने को समझाते हैं, लेकिन विजेंद्र उल्टा उन्हें धमका देता है, तुम लोगों से जो होता है वह करो, मैं एक फूटी कौड़ी भी इस धर्मेंद्र को नहीं देने वाला। कुशल और धर्मेंद्र भी उसे कचहरी में देख लेने की धमकी देकर राकेश के साथ वहां से निकल लेते हैं। सबसे पहले कुशल और धर्मेंद्र राकेश को साथ लेकर अपने गांव पहुंचे। वहां जाकर कुशल ने सबको विजेंद्र की सच्चाई बताई कि किस तरह उसने धर्मेंद्र की जमीन जायदाद हड़पने के लिए धर्मेंद्र को मरा हुआ साबित किया। गांव वाले पूरी सच्चाई जानने के बाद बहुत ही हैरान हुए कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि जमीन जायदाद के लिए एक जिंदा इंसान को मुर्दा साबित कर दे। सब विजेंद्र पर थू थू कर रहे थे। गांव वालों ने धर्मेंद्र को सांत्वना दी और उसकी अपने हक की इस लड़ाई में हर प्रकार से मदद करने का आश्वासन भी। उसके बाद थाने जाकर धर्मेंद्र विजेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने गया। थानेदार आराम से मेज पर पैर पसार कर आंखें बंद कर कुर्सी पर बैठा मुहर में पान चबा रहा था। धर्मेंद्र ने उसे आवाज लगाई तो वह हड़बड़ा कर उठा। धर्मेंद्र ने उसे सारी बात बताई और रिपोर्ट लिखने को कहा। पहले तो थानेदार उन लोगों की बात सुनकर ही हंसने लगा। अरे, मुर्दा खुद ही बोल रहा है कि वह मुर्दा नहीं जिंदा है। सरकारी कागजों में जिसे मरा हुआ दिखाया है वह तू ही है, कैसे मान लूं? धर्मेंद्र ने उसे अपना पासपोर्ट दिखाया। तब भी वह थानेदार उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। कुशल की उस थानेदार से बहसबाजी हुई, तब जाकर कहीं मुश्किल से उसने धर्मेंद्र की रिपोर्ट लिखी। कई दिन बीत गए लेकिन थानेदार ने विजेंद्र पर कोई कार्यवाही नहीं की। धर्मेंद्र और कुशल ने एक बार फिर जाकर थानेदार को जाकर कार्यवाही की मांग की, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें हमारे देश में इतने गहरे तक फैली है कि बिना कुछ लिए दिए किसी सरकारी महकमे में कुछ कराया ही नहीं जा सकता। जब रिश्वत के लालच में एक जिंदा इंसान को मुर्दा साबित किया जा सकता है तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिना कुछ दिए जिंदा को फिर से मुर्दा से जिंदा कैसे बनाया जाता। थानेदार ने दिखाने के लिए विजेंद्र को उसके घर से उठा लिया और फिर विजेंद्र से रिश्वत लेकर साथ के साथ जमानत भी दिखा दी। धर्मेंद्र ने कचहरी में भी विजेंद्र के खिलाफ केस फाइल कर दिया था। वहां से भी सिर्फ तारीख पर तारीख ही मिलती रहती। ना पुलिस कोई कार्यवाही करती और ना ही कचहरी में ही मामला आगे बढ़ता नजर आता। धर्मेंद्र तो बस एक बोलता मुर्दा ही बनकर रह गया था। जिंदा लाश ना सरकारी कागजों में जिंदा हो पा रहा था और ना ही अपना अधिकार उसे मिल पा रहा था। ये हमारे सरकारी सिस्टम की कमी ही है कि जो गुनहगार होता है वह आराम से रहता है और जो बेचारा पीड़ित होता है वह दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। उसकी इस लड़ाई में कुशल उसके कदम से कदम मिलाकर साथ चला, लेकिन उसकी अपनी भी गृहस्थी थी, अपने भी सपने थे। कुशल एक की नौकरी एक कोच के रूप में लग गई थी, जिसकी वजह से उसे भी गांव छोड़कर दूसरे राज्य में जाना पड़ गया। उधर राकेश, जो कि इस मुकदमे का अहम गवाह था, वक्त के क्रूर हाथों में अपनी जान गवा बैठा। कहते हैं कि अपने कर्मों की सजा सबको इसी जन्म में भोगनी ही पड़ती है। राकेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके कर्मों की सजा ही थी कि एक एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर बेकार हो गए और वह खुद एक जिंदा लाश बनकर रह गया। नियति के आगे राकेश हार गया और उसने खुद को खत्म कर लिया। इस लड़ाई में धर्मेंद्र अब बिल्कुल अकेला रह गया था। उसकी जितनी भी जमा पूंजी थी वह भी सब मुकदमेबाजी में, पुलिस के चक्कर काटते खत्म होती जा रही थी। इसी बीच धर्मेंद्र ने अपनी खुद की गृहस्थी भी बसा लिए थी। अब वह घर, गृहस्थी, नौकरी और कचहरी के चक्कर में ही फंस कर रह गया था। इसी तरह 20 साल बीत गए। करीब 20 साल तक सरकारी रिकॉर्ड में अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते धर्मेंद्र थक चुका था। धर्मेंद्र का बेटा भी 18 साल का हो चुका था।
अपने पिता की इस हालत पर उसे भी तरस आता था। अब की बार जब धर्मेंद्र पुलिस थाने गया तो उसका बेटा मोहित भी उसके साथ हो लिया। जब इस बार भी उसके पिता को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो मोहित अपने पापा के साथ वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गया। जमाना बदल चुका था। जहां 20 साल पहले गांव में इक्के दुक्के घरों में फोन लगा होता था, वहीं अब हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन आ चुका था। सोशल मीडिया का जमाना आ चुका था। फेसबुक और ट्विटर के जरिए पल भर में कोई भी बात पूरी दुनिया के सामने लाई जा सकती थी। धर्मेंद्र के बेटे मोहित ने अपने पिता के गले में एक पोस्टर बनाकर डाल दिया और उस पर लिख दिया, बोलता मुर्दा, मैं हूँ जिंदा, मरा नहीं हूँ, मगर सरकारी कागजों में मार दिया गया हूँ। मोहित ने अपने पिता का अपनी आप बीती बताते हुए एक वीडियो बना लिया और उसे ट्विटर पर जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री को टैग करते हुए पोस्ट कर दिया। फेसबुक पर भी उसने वह वीडियो डाल दिया और अपने दोस्तों को उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए कहा। देखते ही देखते वह वीडियो वायरल हो गया। उस वीडियो की भनक जब मीडिया तक पहुंची तो पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया वालों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। हर कोई धर्मेंद्र को घेर कर खड़ा था। कुछ ही समय में सरकारी सिस्टम की पोल खोलता हुआ धर्मेंद्र का बयान हर समाचार चैनल की सुर्खियां बन चुका था। जब मुख्यमंत्री तक बात पहुंची तो मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले की जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री के आदेश देते ही इस मामले से जुड़ा हर महकमा हरकत में आ गया और मामले की जांच में तेजी आई। जल्दी जल्दी मामले की सुनवाई की। सारे साक्ष्य, कागजों और गवाहों के आधार पर जब धर्मेंद्र को सही पाया गया तो जिलाधिकारी ने तुरंत ही सरकारी दस्तावेजों में धर्मेंद्र को जिंदा दिखाने का आदेश दिया और उसे उसका जिंदा होने का प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। विजेंद्र के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कचहरी में भी 20 साल से लंबित मामले की तुरंत सुनवाई की गई। धर्मेंद्र सही था तो एक दिन जीत तो उसकी होनी ही थी। विजेंद्र को उसके किए धोखाधड़ी के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसकी सारी संपत्ति में से आधा हिस्सा धर्मेंद्र को देने का आदेश दिया गया। मोहित की सूझबूझ से आज भोले भाले धर्मेंद्र को इंसाफ मिल गया था और विजेंद्र को उसके किए की सजा। आखिर में यह कहावत सच साबित हुई है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आज सत्य की जीत हुई थी और झूठ सलाखों के पीछे आंसू बहा रहा था। समाप्त। अगर आपको हमारी ये डरावनी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी दबाएं ताकि अंधेरे में छिपे हर नए रहस्य की खबर आपको सबसे पहले मिले। यहाँ डर ही असली सुकून है। स्कैरी स्टोरीज इंडिया।